मैकियावली के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत आज हम मैकियावली के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। मैकियावली इटली को एकीकृत करना चाहता था और उसके राज्य संबंधी विचार इसी दृष्टिकोण को पूर्ण करने की दृष्टि से निर्मित किए गए हैं। इटली छोटे छोटे भागों में विभक्त था और लोगों में स्वार्थपरता और भ्रष्टाचार व्याप्त था। धर्म का राजनीति में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था। इन सब कारणों से इटली का पतन हो चुका था। इटली को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए उसके अनुसार एक शक्तिशाली राज्य की आवश्यकता है और शक्तिशाली राज्य एक शक्तिशाली निरंकुश शासक से ही स्थापित हो सकता है। राज्य के संदर्भ में मैकियावली कोई विशेष सिद्धांत नहीं देता। वह राज्य की उत्पत्ति विकास के बारे में कोई विस्तृत सिद्धांत का विकास नहीं करता, न राज्य की प्रकृति के सिद्धांतों का विवेचन करता है। वह राज्य के संदर्भ में, खासकर इटली को एकीकृत करने के संदर्भ में, राज्य को क्या करना चाहिए और राज्य को व्यवहारिक दृष्टि से कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, उसके बारे में जो अपने विचार प्रकट करता है, उन विचारों का आकलन करके हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में, उसके विकास के संदर्भ में, उसकी आवश्यकता के संदर्भ में मैकियावली की क्या अवधारणा है। सर्वप्रथम अगर हम उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो मैकियावली ये कहता है कि राज्य कोई ईश्वरीय या देवीय रचना नहीं है, और ये कहना उसके उन विचारों के समर्थन में कह सकते हैं या उन विचारों के कारण आवश्यक भी हो जाता है, जिसमें वह कहता है कि धर्म को राजनीति से पृथक कर देना चाहिए। जब वो धर्म को राजनीति से पृथक की बात करता है तो स्वाभाविक है कि वह राज्य की उत्पत्ति देवी सिद्धांत से या कोई ईश्वरीय उत्पत्ति के सिद्धांत से नहीं मानता है। अतः मैकियावली के अनुसार राज्य एक कृत्रिम रचना है। उसकी आवश्यकता व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई और व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही राज्य का निर्माण किया गया। सार रूप में राज्य एक कृत्रिम संगठन है और इस दृष्टि से वह जो अरस्तु विचार व्यक्त करता है उससे काफ़ी सामीप्य रखता है। अब मैकियावली ये भी मानता है, और यह मानना उसकी पूर्व अवधारणाओं से पुनः जुड़ा हुआ है, कि राज्य एक न केवल कृत्रिम संस्था है बल्कि वह एक सर्वश्रेष्ठ संस्था है। अर्थात जो समाज में अन्य संस्थाएं विद्यमान हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ संस्था राज्य है। उसके अधिकार सबसे ज़्यादा हैं, वह अन्य सभी संस्थाओं को नियंत्रित कर सकता है। इटली में चाहे वो सामंत वर्ग की शक्तियाँ रही हो या भ्रष्टाचार रहा हो या व्यवहारिक समाज में व्यवहार का पतन हुआ हो, चरित्र का पतन हुआ हो, इन सब को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था कि एक राज्य को सर्वश्रेष्ठ शक्ति प्रदान की जाए। अतः इस संदर्भ में वह राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च समुदाय मानता है, जिसके अधीन दूसरे समुदाय आते हैं। और राज्य को वह यह भी मानता है कि अगर राज्य को अपना नियंत्रण स्थापित करना है और व्यवस्था बनाए रखनी है तो उसको सर्वोच्च शक्ति प्रदान की जानी आवश्यक है। राज्य के विस्तार के संदर्भ में वो ये कह रहा है कि वही राज्य निरंतर रूप से श्रेष्ठता प्राप्त करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं या उन्नति करते रहते हैं। जिन राज्यों में जो राज्य निरंतर
युद्ध में या संघर्षों में संलग्न रहते हैं। युद्ध और संघर्षों में संलग्न रहने से उनके राज्य का विस्तार होता है, विभिन्न प्राकृतिक, भौगोलिक, आर्थिक सुविधाएं वो प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। और जो राज्य संघर्ष को त्याग देते हैं, वो जो युद्धों की नीति को छोड़ के शांत हो जाते हैं, वह धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं। मैकियावली के अनुसार 2 प्रकार के राज्य होते हैं, एक स्वस्थ राज्य, एक अस्वस्थ राज्य। उसके अनुसार स्वस्थ राज्य वह है जो निरंतर संघर्षों में संलग्न है, जो युद्धों में जुड़ा हुआ है, और अस्वस्थ राज्य वह है जो किसी प्रकार के युद्धों में संलग्न नहीं है और पूर्णतः शांत होके आगे नहीं बढ़ रहा है। राज्य का वर्गीकरण और शासन प्रणालियों के संदर्भ में उसने यह माना है कि तत्कालीन इटली की व्यवस्था को देखते हुए उसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था इटली की तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए राजतंत्र है। हालांकि वह मानता है कि गणतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो श्रेष्ठ है और जिसमें स्वतंत्रता पर्याप्त है, व्यक्ति के विकास की संभावना अपार है, परंतु तात्कालीन इटली में वह गणतंत्र को सही नहीं मानता, क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वहाँ पे राज्यों में फूट है, सामंतों की शक्तियाँ प्रभावशाली है। मुख्यतः वह 3 कारण देता है जिसके कारण इटली में राजतंत्र की आवश्यकता होती है। पहला, लोगों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। दूसरा, संपत्ति की असमानता वहाँ बड़े पैमाने पर व्याप्त है। और तीसरा, वहाँ पे जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें उसका पतन हो रहा है, यानी लोगों में चरित्र का पतन हो रहा है, नैतिकता का पतन हो रहा है, मूल्यों का पतन हो रहा है। और इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए वह राजतंत्र को एक विकल्प के रूप में और इटली के लिए आवश्यक मानता है राजतंत्र को। इससे इटली के संदर्भ में राजतंत्र को श्रेष्ठ मानते हुए भी वह ये कहता है, और ये उसकी तार्किक क्षमता, विवेचन क्षमता, विश्लेषण क्षमता को भी इंगित करता है कि वह गणतंत्र को एक साइड नहीं कर देता। वह भले ही मानता हो कि इटली के लिए राजतंत्र श्रेष्ठ है, परंतु एक निष्पक्ष शोधकर्ता के रूप में जब उसने गणतंत्र का विवेचन किया तो उसने बताया कि पुराने समय में एथेंस में गणतंत्र था और वो फला फूला। उसने ये भी बताया कि रोमन साम्राज्य जब सम्राटों से मुक्त हुआ और गणतंत्र का वहाँ विकास हुआ तो उस समय रोमन साम्राज्य ने भी अपना विकास किया और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में प्रगति की। परंतु गणतंत्र के संदर्भ में उसके इन विचारों और गणतंत्र के समर्थन के कई आधार भी हैं। वो यह कह रहा है कि गणतंत्र राजतंत्र की अपेक्षा कुछ कारणों से ज़्यादा अच्छा है। गणतंत्र के संदर्भ में वह ये मानता है और तुलना करते हुए बताता है कि राजतंत्र में एक राजा निर्णय लेता है, गणतंत्र में बहुत सारे व्यक्ति मिलकर निर्णय लेते हैं और बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा लिया गया निर्णय या मिलके और आपस में विचार विमर्श करके लिया हुआ निर्णय एक राजा के निर्णय से कहीं अधिक बेहतर हो सकता है। दूसरा, राज्य के पदाधिकारियों की नियुक्ति जब राजा अपने स्तर पे और केवल अपनी व्यक्तिगत क्षमता से बुद्धि से करता है तो हो सकता है कि वो उतना निष्पक्ष न हो और उतनी बुद्धिमत्ता से निर्णय न कर पाए, बनिस्बत की जब गणतंत्र होता है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति मिल के विभिन्न व्यक्तियों की योग्यताओं का विभिन्न पहलुओं से विचार विमर्श करके निर्णय करते हैं, तो राज्य के पदाधिकारियों की नियुक्ति की दृष्टि से भी गणतंत्र ज़्यादा सही मानता है। तीसरा, राजतंत्र की प्रकृति समयानुकाल
समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होती, जबकि लोकतंत्र में समय के अनुसार परिवर्तन की क्षमताएं पाई जाती है। सरकार परिवर्तित होती रहती है और जब सरकार परिवर्तित होती रहती है तो वो लोगों के चयन से बनी होती है, लोगों की आवश्यकताओं के हिसाब से बनी होती है और लोगों के पास अधिकार होता है सरकार को बनाने का, हटाने का। तो जो लोगों की मूल्यों, आकांक्षाओं, इच्छाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है वह सरकार बनती है, वह व्यक्ति शासन प्रणाली संभालते हैं। इस दृष्टि से भी वह गणतंत्र को राजतंत्र से ज़्यादा श्रेष्ठ मानता है। राजा राज्य के निर्णय के लिए उत्तम है, पर गणतंत्र में निर्णय भी विचार विमर्श के होता है अथवा अधिक उपयुक्त है। और सामान्य जनता उतनी कृतज्ञ नहीं होती जितना कि एक शासक हो सकता है। इन सब कारणों के आधार पर मैकियावली गणतंत्र को श्रेष्ठता प्रदान करता है। परंतु इटली की तत्कालीन परिस्थितियों और वहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार और निरंकुश तंत्र को देखते हुए वो ये कहता है कि उसके लिए राजतंत्र ही श्रेष्ठ है। शासन प्रणालियों या राज्यों का वर्गीकरण जब करता है तो वह काफ़ी हद तक अरस्तु की पद्धति को ही अपनाता है और उसके वर्गीकरण को ही अपनाता है। उसके अनुसार 3 श्रेष्ठ शासन प्रणालियाँ हैं, 3 उनके विकृत रूप हैं। श्रेष्ठ शासन प्रणालियों में राजतंत्र है, फिर कुलीन तंत्र है और फिर वैध प्रजातंत्र है। जब उनके विकृत रूप की बात करता है तो राजतंत्र का विकृत रूप निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र का धनिक तंत्र और वैध प्रजातंत्र का प्रजातंत्र है। इस संदर्भ में वह यह भी मानता है कि एक ऐसी शासन प्रणाली भी हो सकती है जो तीनों राजतंत्र, कुलीन तंत्र और वैध प्रजातंत्र का सम्मिश्रण हो और ऐसी प्रणाली में सभी प्रकार के गुण शासन में आ जाते हैं, सबका प्रतिनिधित्व हो जाता है और समाज में एक एकता बनने की संभावना रहती है। परंतु इसके उपरांत भी वह ये मानता है कि इस तरह की प्रणाली व्यवहारिक दृष्टि से थोड़ी संभव नहीं है, अतः वह पुनः गणतंत्र और राजतंत्र की ओर झुकता है और उसने अपने विचारों में बड़ी लेवल पे जो विचार विमर्श किया है वह राजतंत्र और गणतंत्र का किया है। राजतंत्र और गणतंत्र के विवेचना में वह कुलीन तंत्र का इतना विस्तार से विवेचन नहीं करता, क्योंकि वह मानता है कि कुलीन तंत्र में कई सामंत हावी हो जाते हैं और सामंत राज्य के विघटन को प्रश्रय देते हैं, अतः वो कुलीन तंत्र को ज़्यादा महत्व नहीं देता। और अगर हम सार रूप से देखें तो उसकी शासन प्रणाली के बारे में राजतंत्र इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इटली के लिए वह जरूरी है और अन्यथा अगर लोगों में शिक्षा है, उन्हें वैचारिक उन्नति का भाव है, वह अपने हितों के प्रति जागरूक है, तो फिर गणतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया जा सकता है। परंतु पुनः इटली के लिए वह राजतंत्र को ही श्रेष्ठ मानता है। राज्य से संबंधित एक अवधारणा जो आधुनिक काल में चलती है वह है संप्रभुता की अवधारणा। संप्रभुता की अवधारणा के संदर्भ में मैकियावली ने स्पष्ट रूप से संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है, परंतु जिस रूप में वह शासकों को शक्तियाँ प्रदान करता है, उन्हें निरंकुशता प्रदान करता है, उससे ये स्पष्ट है कि वह राजा की शक्तियों को आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से सर्वोच्च और निरंकुश मानता है। अब हालांकि उसने कहीं भी शाश्वतता, अदेयता के शब्द संप्रभुता के संदर्भ में प्रयोग नहीं किए हैं और कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह मानता है कि संप्रभुता कुछ हद तक सीमित हो जाती है, परंतु फिर भी संप्रभुता की दृष्टि से वह ये मानता है कि शासक के पास सर्वोच्च अधिकार है, वह श्रेष्ठ है, आंतरिक और बाह्य रूप से निर्णय लेने का अधिकार शासक को है। यह अवधारणा आगामी समय में किसी न किसी रूप में संप्रभुता की अवधारणा के रूप में विकसित हुई, जिसमें उनका बड़ा योगदान मैकियावली का योगदान माना जाता है। जहाँ तक विधि की बात है तो विधि के संदर्भ में हम देखें तो उसके अनुसार
विधि वही है जो राज्य बनाता है, जो शासक बनाता है। इसके अलावा वह दैवीय विधि, प्राकृतिक विधि, अन्य किसी प्रकार के कानूनों को वह नहीं मानता। तो उसने एक एकांगी दृष्टिकोण अपनाया है विधि को लेके, और वो व्यवहारिक परिस्थितियों के अनुसार था, क्योंकि इटली में अगर दैवीय कानूनों और प्राकृतिक कानूनों की अवधारणा को स्वीकार किया जाता तो शासक की शक्तियाँ कानून के संदर्भ में सीमित हो जाती और इटली की वही दुर्दशा बनी रहती। धार्मिक नेता, पादरी हावी हो जाते, सामंत हावी हो जाते, विभिन्न प्रकार की विधियों को वैधता के लिए प्रयत्न करते। अतः उसका एकमात्र प्रयत्न ये था कि विधि को शासक द्वारा निर्मित माना जाए, ताकि शासक अपने अनुसार एकता को सुदृढ़ करने के लिए कानून बना सके। विधि के संदर्भ में वह विधि निर्माता पर काफ़ी बल देता है, क्योंकि विधि निर्माता ही वह व्यक्ति है या एक संस्था है। विधि निर्माता एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, पर जो भी हो वह जो विधि बनाएगा उसी विधि के अनुसार पूरी समाज व्यवस्था निर्धारित होगी। तो विधि का तात्पर्य केवल शासन व्यवस्था चलाने तक ही सीमित नहीं है। उसके अनुसार विधि केवल शासन संचालन के कानूनों का निर्धारण नहीं करती, विधि के द्वारा व्यक्तियों के चरित्र, नैतिकता, सामाजिक आर्थिक स्थितियों और विकास का आधार भी तैयार होता है। इन सब कारणों से उसका मानना है कि विधिकर्ता को एक बुद्धिमान और बहुत ही दक्ष विशेषज्ञ होना चाहिए और समाज की आवश्यकताओं, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विधि का निर्माण होना चाहिए। तभी एक स्थिर, स्थायी और श्रेष्ठ राज्य की स्थापना की जा सकती है।